हेलो एवरीवन। होपफुली आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। तो मैं उसी का पिछले वीडियो का कंटिन्यूशन मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। 2 दिन लेट हो गए मेरे को ये वीडियो लाने में, सो सॉरी फॉर दैट। और आप लोग इस वीडियो का आनंद लें। जो भी स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम सीटेट अपीयर हो रहे हैं, मेरी वीडियोस से उनको ज़रूर फ़ायदा होगा। आप इसको देखिए और अगर आपको पसंद आए तो you can comment, give a like, and you can continue watching। आप इसको देख सकते हैं। तो हम लोग लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 9 तक किया था, तो हम क्वेश्चन 10 से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पढ़ते हैं। वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है। पठन वैकल्य मतलब जो रीडिंग जिसको नहीं आती, वो पढ़ने में असमर्थ है या बहुत कठिनाई से कुछ थोड़ा बहुत पढ़ पाता है। पहला ऑप्शन बोल रहा है उन्हें कई विकर्षणों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करके। अगर विकर्षण मतलब होते हैं कि बहुत सारे मल्टीपल डिस्ट्रैक्शन में, जैसे गाने वाने बज रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, उसके बीच में वो क्या पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। दूसरा ऑप्शन है सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड के उपयोग के माध्यम से। अगर हम दंड देंगे, डराएंगे, धमकाएंगे तो क्या वो पढ़ पाएगा? ये अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो हमें सबसे अच्छा ऑप्शन, सबसे बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है। थर्ड है प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। चौथा पढ़ते हैं उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके। वो पढ़ने में असमर्थ है, उसको अगर हम ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी की बुक दे देंगे तो और भी नहीं पढ़ पाएगा। तो तीसरा ऑप्शन सबसे बढ़िया है और इसी यही इसका आंसर होना चाहिए, कि हम ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण द्वारा उसको समर्थ कर सकते हैं कि वो शब्दों, अक्षरों को जोड़ के, शब्दों को जोड़ के एक वाक्य को पढ़ सके। तो 10वां का ऑप्शन 3 चला जाएगा आंसर। इसके आगे है 11वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न है? तो यहाँ पे जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, मतलब जिनको एवरेज बच्चों से ज़्यादा आता है, उनमें कुछ खास प्रतिभा होती है, उनमें कुछ एक अलग ग्रास्पिंग पावर या समझने की, सोचने की और त्वरित शक्ति होती है। तो और आम विद्यार्थियों में क्या अंतर है? तो पहला ABCD दिया गया है, उसके बाद उसमें से चुनना है कि कौन से ऑप्शंस हमको लेने हैं। समझ की अग्रवर्ती गहनता, एडवांस डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो सही बात है, नॉर्मल बच्चे या एवरेज बच्चे जो समझ पाते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो ग्रास्प कर पाते हैं। उनमें समझने की चीज़ों को जोड़ के देखने की या जोड़ के समझने की, प्रस्तुत करने की कला होती है। तो एक सही है। दूसरा है सीखने की तेज गति, फास्ट पेस ऑफ लर्निंग। वो बहुत जल्दी किसी चीज़ को समझ जाएंगे। मैं और आप अगर हम 2 बार में, 3 बार में किसी चीज़ को समझेंगे तो हो सकता है वो एक बार में ही समझ जाए। अगर कोई हल्का सा एक्सप्लेन करे तो उनके बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी की क्वालिटी होती है, तो बी भी आएगा। तीसरा है समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता, हायर डिपेंडेंस ऑन अदर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। ऐसा नहीं है, वो बहुत कम डिपेंडेंस होते हैं, वो खुद ही चीज़ों को खोजने में, खुद ही आंसर्स, पहेलियों को सुलझाने के लिए हमेशा खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। तो सी ऑप्शन नहीं होना चाहिए। और चौथा है शारीरिक विकास की तेज गति, रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट। तो ये भी नहीं हो सकता। कोई हो सकता है कि एवरेज हाइट का हो, कोई हो सकता है कि कम हाइट का हो सकता है नाटा हो, छोटा हो, बौना हो, मोटा हो, कुछ भी हो, लेकिन वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली हो स्टूडेंट अपने एकेडमिक लेवल पे, या बहुत अलग अलग तरीके से जितने भी कलाएं होती हैं विद्यार्थी जीवन की, उसमें अलग हो सकता है। तो ये ऑप्शन नहीं जाएगा। तो ए और बी वाला, ए और बी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3, 11 का 3, ए और बी, ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? श्रवण बाधिता मतलब हियरिंग इम्पेयरमेंट, मतलब वो सुनने में अक्षम है या कम सुन पाता है, थोड़ा बहुत ही सुन पाता है। तो हम इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है।
सही बात है। बच्चे के पास तेज आवाजें करके बच्चे के सुनने की अक्षमता का विश्वसनीय तौर पर परीक्षण किया जा सकता है। अम, ये उतना अच्छा नहीं है। हमें सबसे अच्छे ऑप्शन के पास जाना है। श्रवण बाधिता हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण होती है। ये भी थोड़ा ठीक है पर उतना ठीक नहीं है। हमें पॉजिटिव आउटलुक देखेंगे, अगर कोई बहुत पॉजिटिव मिला तो हम वो वाला ऑप्शन चूज करेंगे। जैसे श्रवण बाधिता वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज के उपयोग करने की आवश्यकता होती है। ऊपर में अगर देखेंगे तो उसमें सिर्फ टिप्पणी की गई है कि श्रवण बाधित वाले बच्चे सुन नहीं पाएंगे तो अच्छे से कन्वर्सेशन कैसे करेंगे। सेकंड में बोल रहे हैं कि तेज आवाज से बच्चे प्रभावित हो जाएंगे तो उस ढंग से सुन नहीं पाएगा तो कैसे। सेकंड वाले में बोला जा रहा है कि वो सुन पाते हैं कि नहीं, ये चेक करने के लिए उसको तेज तेज बोलेंगे उसको। तो हम देखेंगे कि तेज आवाज सुन पा रहे हैं कि नहीं, उससे पता चलेगा कि वो अक्षम है कि नहीं है। तीसरा है कि श्रवण बाधिता केवल शारीरिक अंग जैसे कान है उसमें कुछ प्रॉब्लम के कारण होती है। लेकिन सबसे सही आंसर ये होना चाहिए कि श्रवण बाधिता वाले बच्चे जो हैं उनके द्वारा साइन लैंग्वेज के थ्रू वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। और तीनों बाकी तीनों जो हैं वो थोड़ी नेगेटिव साइड में। ये सबसे पॉजिटिव, तो हम पॉजिटिव के साथ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन, समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं डैश में समान है जबकि खालिस्तान में वे भिन्न है। तो इंग्लिश में है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूजन करिकुलम लर्निंग एक्सपेक्टेशन आर द सेम इन डैश वाइल इन डैश दे आर डिफरेंट। तो ये होता है कि समावेशन समावेशन क्या होता है कि हम जब बहुत सारे अलग अलग हमें हमेशा क्वेश्चन को सोचना है। सीडीपी में क्या है कि हम जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमें तुरंत सोचना है कि हम मिडिल क्लास स्कूल जो 11 से लेकर 14 साल के बच्चे हैं उनके मद्देनजर क्वेश्चन रखे गए हैं। तो हमेशा आप क्वेश्चन पढ़ो तो ये सोचो कि 11 साल का बच्चा से लेकर 14 साल के बच्चे के सामने ये क्वेश्चन है। समावेशन मतलब ये होता है कि बहुत अलग अलग डाइवर्सिटी के बच्चे हैं, विविधता के बच्चे आपके क्लास में हैं। तो समावेशन क्या है कि हम सबको इंक्लूड करते हुए पढ़ेंगे। तो समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं समायोजन में समान है। समायोजन मतलब कि सबको इंक्लूड करना है, एकोमोडेट करना है कि अलग अलग जगह से आए हैं लेकिन हम सबको एक साथ रख संजो के एक क्लास में बिठा के अच्छे से उनको पढ़ा रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, उनको एजुकेट करने का कोशिश कर रहे हैं। उनको अलग अलग विषयों के बारे में, अलग अलग सब्जेक्ट्स टॉपिक्स के बारे में हम उनको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। और वो अलग कैसे हैं? वो अलग हैं जबकि वे संशोधन में भिन्न है। जैसे अलग अलग बच्चे हैं तो उनको अलग अलग तरीके से हम मॉडिफाई करेंगे। ऐसे नहीं कि एक ही तरीके से सबको हम बोल रहे हैं कि तुम ये करना, तुम भी वही करना, तुम भी वही करना, नहीं। अलग अलग बच्चे हैं तो उनकी लर्निंग एबिलिटी जो सीखने की शक्ति है वो अलग अलग होगी। इसलिए सबका करेक्शन या मॉडिफिकेशन जो होना चाहिए वो अलग अलग तरीके से होना चाहिए। तो इसका आंसर जाना चाहिए 13 का 3। आगे बढ़ते हैं। 14th 14वां क्वेश्चन है, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा। सही जहां पे भी सही नहीं है लिखा है उसके जो ऑप्शन है उसको बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। और कई बार जैसे मैं दोनों लैंग्वेज में लगभग लगभग इक्वल हूँ, तो मैं जब नहीं समझ में आता हिंदी तो मैं इंग्लिश में भी एक बार झांक लेता हूँ। तो पहला है संरचनावादी सिद्धांतकार, आपने जीन पियाजे को पढ़ा होगा, लेव वाइगोत्स्की को पढ़ा होगा, और भी हैं, कोहलर भी है। तो देखते हैं। पहला है ज्ञान व्यक्तिपरक है। दूसरा है प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। नहीं, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होगा? तो सेकंड तो कतई नहीं हो सकता। अम, तीसरा है ज्ञान बहुलवादी है और बहुविध है। हाँ, ये सही है। चौथा है शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं। ये भी सही है। तो कौन सा सही नहीं होगा बोला है? तो दूसरा ही है वो जो सही नहीं है। विद्यार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं है। वो इंटरनल मोटिवेशन होनी चाहिए, उनको खुद की इच्छा होनी चाहिए। जैसे मुझे
चेस खेलना पसंद है, किसी को हो सकता है कि उसको डांस करना पसंद है, किसी को हो सकता है कि मैथ्स अच्छा लगता है, किसी को इंग्लिश अच्छा लगता है, किसी को विज्ञान, किसी को संस्कृत। तो बाहर से कोई बोल रहा है उससे अच्छा है कि उसकी खुद की इंटरनल मोटिवेशन होनी चाहिए। तो कौन सा सही नहीं होगा बोला है, कौन सा गलत है, सही नहीं मतलब कौन सा गलत है, तो गलत कौन सा है, दूसरा, प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं है। तो यही सही नहीं है, तो ऑप्शन 2, 14 का 2। इसके आगे बढ़ते हैं, 15वां में आते हैं। 15वां है, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी क्या करते हैं। पहला है, अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं। प्रगतिशील कक्षा मतलब जहाँ पे हर बच्चे को कंपेयर नहीं किया जा रहा है। प्रगतिशील कक्षा मतलब हर किसी की प्रोग्रेस के लिए टीचर उन्मुख है। प्रगतिशील कक्षा मतलब हर बच्चा खुले विचारों से सोच पा रहा है, प्रश्न पूछ पा रहा है, कोई हिचकिचाहट नहीं है। टीचर भी एक स्टूडेंट की भांति उनको समझा रहा है, उनका अपना कोई है टीचर। और टीचर का काम एक प्रगतिशील प्रोग्रेसिव क्लासरूम में एक फैसिलिटेटर का होता है। फैसिलिटेटर मतलब जो कि सहायिका है या सहायक है, जो बच्चों के ग्रोथ में वृद्धि करें। तो प्रश्न अधिक नहीं पूछते हैं तो सरासर गलत है। दूसरा है, शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, सही है। एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, हाँ। जैसे शिक्षक नहीं है क्लास में तो बच्चे प्रोग्रेसिव क्लासरूम मतलब हम चाहते हैं कि हमारे सहपाठी जो है हम उनसे प्रश्न पूछ पाए, कोई हमें ये ना बोले कि अरे तुझे ये भी नहीं पता। तो ऐसा नहीं होगा प्रगतिशील कक्षा में, एक दूसरे से भी प्रश्न पूछेंगे। बच्चे जो हैं एक दूसरे को अपना जो जानते हैं उसको बताने के लिए हमेशा आगे आएंगे, और जो उसको नहीं पता उसको उसके जो भी चीज़ नहीं पता उसको दूर करेंगे उसकी समस्या को। और स्वयं से भी प्रश्न पूछते हैं। स्वयं से प्रश्न पूछना मतलब कि क्या ये सही है, क्या मैं जो कर रहा हूँ या जो मैंने जो समझा है इस टॉपिक को, क्या मैंने सही समझा है, क्या ये दूसरी तरीके से भी हो सकता है। जैसे गणित के कुछ प्रश्न होते हैं जिसको 2-3 तरीके से बनाए जा सकते हैं, तो क्या ये दूसरी तरीके से भी बन सकता है। तो खुद से भी प्रश्न पूछते हैं। मैं जो प्रयोजना में प्रयोग कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, क्या ये सही है। तो जो प्रगतिशील कक्षा है बच्चे अपने से भी प्रश्न पूछते हैं। तो इसका आंसर चला जाएगा सेकंड, बी, सी एंड डी। ठीक है, तो इसके आगे बढ़ते हैं। फिर 16th क्वेश्चन है, बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है। Which of the following views about intelligence supports the respectful consideration of diversity among learners। मतलब आपको क्लास में जो भी विविधता है, अलग अलग बच्चे हैं, अलग अलग कल्चर से बच्चे हैं, अलग अलग धर्म को मानने वाले बच्चे हैं, उनके बीच में बुद्धि के संदर्भ में क्या जो विचार है वो सम्मानपूर्ण है, और सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन है। पहला, बुद्धि वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होती है, गलत है। जो भी आपने सुना होगा जब आप सीडीबी पढ़े हैं, या अगर आप बीएड के फर्स्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में, तो या आपने बीएड कर लिया है, तो आपने पढ़ा ही होगा कि जो हमारा प्रभाव प्रभाव होता है, एक व्यक्तित्व होता है, वो हमारे अनुवांशिकी और वातावरण दोनों का अन्योन्य क्रिया से बना होता है। जैसे हेरिडिटी मल्टीप्लाइड बाई इन्वायरमेंट, तो दोनों दोनों का सम्मिश्रण होता है हमारा जो व्यक्तित्व होता है। तो पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा है, बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि परीक्षण ही एकमात्र साधन है, ये गलत है। बुद्धि लब्धि परीक्षण टर्मन द्वारा दिया गया था। बीने, टर्मन और एक और वैज्ञानिक आते हैं, साइकोलॉजिस्ट आते हैं, जिन्होंने बुद्धि लब्धि पे काम किया है। बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है, ये सही है। बुद्धि बहुआयामी बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत हावर्ड गार्डनर ने दिया था। उन्होंने बताया था कि बुद्धि 8 प्रकार की हो सकती है, और बुद्धि चेंजेबल है। मतलब अगर किसी की बुद्धि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में है तो वो समय के साथ उसको बढ़ाया जा सकता है, उसको शिफ्ट किया जा सकता है। तो
मल्टीपल डायरेक्शंस होते हैं बुद्धि के, तो 16 का 3 इसका आंसर होना चाहिए। चौथा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, बुद्धि अनुवांशिक कारकों से प्रभावित नहीं होती, ऐसा नहीं है। हमारे जीन्स जो आते हैं हमारे माता पिता से, हमारे पूर्वजों से जो जीन्स चला आ रहा है, उसके गुण व्यक्ति के अंदर होते हैं। अगर किसी का जन्म एक कोई फैमिली ले लेते हैं कि तमिल फैमिली में हुआ है, तो वो उसका मदर टंग, उसका जो भाषा है, बोलने का तरीका है, वो अलग ही होगा। आप उनको देख के पहचान ले सकते हैं कि हाँ ये इसकी बुद्धि और इसका लैंग्वेज, इसका जो एक्सेंट है वो कहाँ से है, तो फर्क पड़ता है। और ये हेरिडिटी से भी उसका लिंकेज है। तो ऑप्शन सब सही ऑप्शन होगा, बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। ये सम्मानपूर्ण विचार है बुद्धि के संदर्भ में विविधता को देखते हुए। 16 का 3। आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को डैश कहा जाता है और इन्हें डैश सीखा जाता है। एक्सपेक्टेशन एसोसिएटेड विद बीइंग मेल और फीमेल आर रेफर्ड टू एज डैश एंड दीज आर लर्नेड डैश। तो मेल और फीमेल जो है वो एक जेंडर रोल्स हैं कि मैं पुरुष हूँ और कोई और है वो महिला है, तो ये सब जेंडर रोल्स हैं। और अम, और इसे हम कब सीखते हैं, इसे हम बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्क में, मतलब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, अरे तुम लड़के हो तुम्हें बाहर खेलना चाहिए, अरे तुम लड़की हो तुम्हें घर में समय बिताना चाहिए, है ना। ये स्टीरियोटाइप हो गया, पर ऐसे हम धीरे धीरे अडेप्ट करने लगते हैं एज अ सोशल जो रोल्स हैं, जेंडर रोल्स हैं, उसको हम अडॉप्ट करते हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए, इसको जेंडर स्टेरियोटाइप्स नहीं बोलेंगे क्योंकि वो आइडेंटिटी है एक मेल और फीमेल की। जेंडर बायस भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई एग्जांपल नहीं है कि लड़कों को यही काम करना चाहिए, लड़कियों को यही काम करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ दिया होता तो जेंडर बायस हो जाता वो। जेंडर कॉन्स्टेंसी भी नहीं है होगा, कि ऐसा कुछ बोला नहीं गया है जेंडर स्थिरता को लेके कि हमको रेशियो बराबर करना है, ऐसा कुछ नहीं बोला है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का। यहाँ पे चुपचाप इसका आंसर पहला ही टिक हो जाएगा। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को जेंडर भूमिकाएं कहा जाता है और इन्हें बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी सीखा जाता है। 17 का फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। अब आता है कोहलबर्ग। तो आप लोगों को कोहलबर्ग के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। कोहलबर्ग ने एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बच्चे कैसे रिएक्ट करते हैं, या एक बच्चे से लेके बड़े होते तक बच्चे किन किन स्तरों से होके गुजरते हैं, उसके ऊपर एक उन्होंने अपना थ्योरी दिया था, जैसे कोहलबर्ग्स थ्योरी बोला जाता है। इसके 3 लेवल होते हैं। तो उनकी जो शिष्या थी उनका नाम है कैरोल गिलिगन। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना आलोचना कैरल गिलिगन ने किस प्रकार की थी, गिलिगन द्वारा। तो कोहलबर्ग ने माना था कि जो भी बोला था वो मतलब लड़कों के लिए तो सही था, लेकिन लड़कियों को उन्होंने या जो जेंडर डिफरेंसेस हैं वहाँ पे मतलब आप अगर पढ़ेंगे कोलबर्ग को तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने जेंडर डिफरेंसेस को ध्यान में नहीं रखा था। तो इसका आंसर जाएगा फर्स्ट, इग्नोरिंग जेंडर डिफरेंसेस इन मोरल रीजनिंग। तो आप इसके 3 स्टेज होते हैं। अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहे हैं, पर ऐसा है कि जैसे लास्ट स्टेज तक जब जाओगे तो उसमें व्यक्ति अपने बारे में नहीं सोचता, सिर्फ लोगों के भले के लिए सोचता है। और जो सबसे फर्स्ट स्टेज होता है वो सिर्फ उसमें अपने लिए सोचता है। फिर धीरे 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 स्वार्थ प्रेरित से निस्वार्थ तक जाने की एक स्टेजेस इन्होंने डिवाइड किए हैं। 3 स्टेजेस हैं और 6 लेवल्स हैं। एक स्टेजेस को 2 2 पार्ट में तोड़ा है उन्होंने। तो आप इसके ऊपर वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब में काफ़ी वीडियोस हैं। तो एक बार लॉरेंस कोहलबर्ग के ऊपर वीडियो देख लीजिएगा। उसको समझना थोड़ा ज़रूरी है क्योंकि इसके 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं 30 में से। 2 नहीं तो 1 तो मिलेंगे ही, और जनरली 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं।
प्रेजेंटिंग, इसका सेकंड ऑप्शन पढ़ लेते हैं। नैतिक विकास के लिए चरण प्रस्तुत करने के लिए की गई है। तो कैरल गिलिगन आलोचना करेगी तो चरण सिद्धांत पे तो की नहीं है, क्योंकि कैरल गिलिगन खुद एक फीमेल है। उन्होंने देखा कि लॉरेंस कोहेलबर्ग जो उनके एक टीचर थे, उन्होंने नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है, ऐसा उन्होंने माना। वास्तविक जीवन की स्थितियों के माध्यम से तथ्यों को एकत्रित करने के लिए विश्लेषण के मात्रात्मक तरीकों को लागू नहीं करने के लिए नहीं। 18 का फर्स्ट आंसर है। आप एक बार लॉरेंस कोहेलबर्ग का टॉपिक पढ़िएगा यूट्यूब पे, लॉरेंस कोहेलबर्ग थ्योरी आप लिखेंगे तो प्रॉपर वीडियोस मिल जाएंगे, आप एक बार पढ़िए उनसे और आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। तो पर अगर आप अभी कुछ एक हफ्ते में पेपर है, तो अगर आपको सिर्फ आंसर जानना है तो यही है कि उन्होंने मोरल रीजनिंग में जेंडर डिफरेंसेस को इग्नोर किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया? एक्चुअली जीन पियाजे ने बुद्धि की बात नहीं की है। जीन पियाजे तो जो थे वो अ, उन्होंने बच्चों को हमेशा वो माना, नन्हे वैज्ञानिक बोलते थे, वो कंस्ट्रक्टिविस्ट माना जाता है इनको। कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब रचनावादी बोला जाता है। और ऐसे मनोवैज्ञानिक रचनावादी मनोवैज्ञानिक हैं। लेव वाइगॉस्की भी हैं, पर वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। एंड मतलब जो जीन प्याजे हैं उनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मेरे को नाम याद आ रहा है, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट बोलते हैं। तो हिंदी में क्या हो जाएगा, रेडिकल रचनावादी समथिंग। चार्ल्स स्पियरमैन है, इन्होंने बुद्धि का सिद्धांत दिया है, लेकिन स्पियरमैन ने द्विखंड बुद्धि और आई थिंक त्रिखंड बुद्धि का सिद्धांत दिया है। लेकिन हार्वर्ड गार्डनर थे, इन्होंने माना कि बुद्धि का वैकल्पिक सिद्धांत ये है कि बुद्धि बहुआयामी है, और इन्होंने 8 फॉर्म्स, 8 प्रकार के बुद्धि होती है, ऐसा इन्होंने अपने सिद्धांत में प्रस्तावित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा 19 का 4। 20 है, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? पहला, सभी शिक्षार्थियों के लिए समावेशी शिक्षा मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन। आपको वर्ड्स पढ़ने हैं, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है, फिर आपके लिए आंसर ढूंढना या सही आंसर तक पहुंचना बहुत इजी हो जाएगा। थोड़ा सा आपको दो बार पढ़े क्वेश्चन को, और क्वेश्चन के शब्दों के मतलब आप दोहराने का प्रयास करें अपने मन में। जैसे समावेशी शिक्षा में हम सभी बच्चों को इंक्लूड करेंगे, किसी को भी एक्सक्लूड नहीं करेंगे कि भाई ये तो सुन नहीं सकता तो इसको मैं अपने क्लास में नहीं रखूंगा, और ये बहुत लेजी है, सो जाता है तो इसको मैं बाहर खड़े करा दूंगा। नहीं, हमको सभी को इंक्लूड करना है। कोई बहुत होशियार है तो सिर्फ उसी को ध्यान नहीं देके सारे बच्चों को देना है। उनको भी बोलना है कि बेटा तुम सब बाकी बच्चों से बहुत जल्दी समझ जाते हो, तुम बाकियों की भी हेल्प करो। तो समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या? नहीं, मानक पाठ्यचर्या मतलब ये होता है कि स्टैंडर्ड करिकुलम हमने बना दिया, ये किताब है, ये किताब सबको रटनी है और इस पे पेपर होगा। समावेशी शिक्षा में ये देखा जाता है कि बच्चे की स्थिति क्या है, बच्चा कितना समझ सकता है, उस बच्चे को ग्रो कराने के लिए उसके उस पे फोकस होके हम उसको एजुकेट करते हैं। हो सकता है आपकी एक करिकुलम हो जिसको हमने पूरा करना है, लेकिन हमको देखना है कि बच्चा कितना पेस ले सकता है, कितना हम उसको वर्क दे सकते हैं, कितना बच्चा समझ सकता है। ये नहीं कि अगर जो टॉपर है वो अगर एक दिन में 20 क्वेश्चन करता है तो जो बैक बेंचर्स है या जो लास्ट आने वाला बच्चा है क्लास में वो भी 20 क्वेश्चन करके आएगा। नहीं, हम उनसे एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन की एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 2 क्वेश्चन करके आएगा, क्योंकि वो उतना ही कर सकता है आज के स्थिति को देखते हुए। तो सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या, तो ये गलत है। विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थी को केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान। तो केवल व्यावसायिक, जहाँ पे भी आपको प्रोविजनिंग ऑफ ओनली वोकेशनल एजुकेशन ऑफ लर्नर्स विद स्पेशल नीड्स, तो ये सही नहीं है। जहाँ पे भी ओनली आ जाता है मतलब वो ऑप्शन 95% केसेस में ऑप्शन नहीं होगा वो। तीसरा है, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। ऐसा प्रैक्टिकली देखने में हमें नहीं मिलता। हमारे पास तो स्टैंडर्ड करिकुलम होते हैं, चाहे आप 12th के ले लो, बोर्ड एग्जाम ले लो, स्टैंडर्ड करिकुलम होते हैं। पर
ये एक अच्छी थ्योरी है। जितना भी पालन हो पाएगा बच्चों को बहुत लाभ मिलेगा इससे, कि जो टीचर्स हैं वो इंक्लूसिव एजुकेशन को साथ में लेते हुए चले, कि बच्चा अलग अलग बुद्धि वाले होते हैं, सबको सब चीज़ समझ में नहीं आती, सबको सब हर बच्चा हर सब्जेक्ट में एक्सेल नहीं कर सकता। तो ये अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है तो उसमें शायद चुनाव ज़्यादा रहेंगे, बच्चे ज़्यादा अच्छा चुनाव कर पाएंगे कि उनको किस सब्जेक्ट इंटरेस्ट है। हाँ, तो ये ऑप्शन बहुत अच्छा है। चौथा है विद्यार्थियों का उनकी योग्यताओं के आधार पर पृथक्करण व वर्गीकरण करना। अगर क्लास में 20 बच्चे हैं और हम उनको 4 ग्रुप में बांट दिए कि सबसे होशियार, फिर कम होशियार, फिर एवरेज और सबसे गधे, तो क्या होगा कि फिर गधे वाले कभी होशियार से मिलेंगे नहीं, उनका अलग ग्रुप रहेगा। एवरेज वालों का अलग ग्रुप रहेगा, थोड़े होशियार वालों का अलग ग्रुप रहेगा, और सबसे ज़्यादा होशियार वालों का अलग रहेगा। तो हो सकता है कि होशियार और कम होशियार ये लोग अपना ग्रुप बना ले, एवरेज और गधे वाले एक साथ अपना ग्रुप बना ले और 2 ग्रुप बन जाए ये। तो कभी पृथक्करण नहीं करना है, उससे अच्छा ये करना है कि उनमें 4 ग्रुप में से एक एक बच्चों को लेके हम एक ग्रुप बना दें, ताकि उन वो आपस में मैं मतलब एक दूसरे को सिखाएं। हो सकता है कोई एकेडमिकली अच्छा हो सकता है कोई नॉन एकेडमिकली या एक्स्ट्रा करिकुलर में बहुत अच्छा हो, तो एक दूसरे को सिखा के वो अपना कंबाइन ग्रोथ कर सकते हैं। तो इस वाला क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन। 20 का 3 हो सकता है थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हो, तो आप ये वीडियो जब मैं अपलोड करूँगा तो प्लीज़ कमेंट कर देना कि अगर ये वीडियो के एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हो रही है तो मैं आगे आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेनेशन अपने कम कर दूंगा। 21 है समालोचनात्मक चिंतन की में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। व्हाट इज द रोल ऑफ एविडेंस इन क्रिटिकल थिंकिंग। ऑप्शन पढ़ते हैं। समालोचनात्मक चिंतन समझ में आ ही गया होगा, कि अगर नहीं आया तो एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि समालोचनात्मक चिंतन मतलब कि कोई भी चीज़ है, कोई भी बात है, तो उसके ऊपर अपनी बुद्धि यूज़ करके सोचना कि ये चीज़ सही हुई कि गलत हुई, मतलब मुझे इसे कैसे करना चाहिए, कोई चीज़ हमें करनी है। तो उस ऐसे चिंतन जब हम कोई व्यक्ति करते हैं तो उसमें एविडेंस का क्या रोल है, कि हमको अगर तथ्य पता है, जैसे मेरे को यहाँ से बिलासपुर जाना है या मेरे को यहाँ से दिल्ली जाना है, तो मैं कैसे अ, पता करूंगा कि मेरे को पता है कि हाँ यहाँ से ट्रेन पकड़नी है, यहाँ से मैं चला जाऊंगा। अगर मुझे प्रमाण पता है या मुझे एक्सपीरियंस है उसका, या किसी कहीं से मुझे उसके तथ्य मिल जाते हैं, तो प्रमाण की क्या भूमिका है क्रिटिकल थिंकिंग में। प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक होता है। व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए। प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए। तो चौथा गलत है, प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार करना चाहिए। थोड़ा बहुत एक्सट्रीम हो गया कि जो भी सामने बता रहे हैं हम मान लेते हैं। व्यक्तिगत राय की पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा करनी चाहिए, ये भी गलत है। समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक है, ये भी सही नहीं है। प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए, तो ये सबसे सही लग रहा है। और 21 का फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। तो देखते हैं कैसे बच्चा क्रिएटिव थिंकिंग जाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग हमें आगे बढ़ेगा। तो देखते हैं। पहला है, पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। आपके देश में कुल कितने राज्य हैं। राज्य हैं 28। और कितनी राजधानियाँ हैं, तो राज्य 28 है तो राजधानी भी 28 होगी। नहीं, जैसे कुछ राज्य हैं जिनके कंबाइन, जैसे चंडीगढ़ है और हरियाणा है तो उनका, सॉरी पंजाब और हरियाणा है तो उनका चंडीगढ़ है, तो ऐसे कुछ राजधानियाँ कॉमन है। पर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपके देश का नाम वो मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। तो ये भी मतलब वन लाइनर आंसर है। आपके शहर में पानी कहाँ से आता है वो भी पता है, म्यूनसिपैलिटी से आता है, कहाँ से आता है, एक पर्टिकुलर लोकेशन से आता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि वहाँ पे हाउ पूछा गया है। हाउ मतलब क्यों, उसके कारण क्या क्या है, तो पानी को बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है,
तो बहुत सारे तरीके हैं जहाँ पे पानी कम आता है, तो वहाँ पे ऐसे अ, तालाब बना दिए जाते हैं जहाँ पे पानी स्टोर कर सके, या घर के ऊपर रूफ बनाते हैं जहाँ से पानी बह के आए और स्टोर हो कुएं कुएं के अंदर। तो यहाँ पे व्यक्ति सोचेगा, बच्चा सोचेगा कि हाँ इसमें क्या क्या हो सकता है, बहुत सारे अपने दिमाग लगाएगा। तो जहाँ पे वो अपनी बुद्धि से सोचना पड़े उसको, उसको चारों ओर वातावरण में क्या हो रहा है ये जानने की कोशिश करना पड़े, वहाँ पे उसकी रचनावादी सोच को बढ़ावा मिलेगा। तो 22 का फर्स्ट चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वैगोस्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वैगोस्की में अ, भिन्नता है। ठीक है, कारण पढ़ लेते हैं। खोज अधिगम में डिस्कवरी लर्निंग बोलते हैं। शिक्षक अवसर प्रदान करता है और बच्चे स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं, ये सही है। एक्चुअली अगर आप प्याजे जीन प्याजे की बात करेंगे तो वो ये बोलते हैं कि लर्निंग से लर्निंग से डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट दोनों के बीच में डिफरेंस है एक्चुअली। जीन प्याजे बोलते हैं कि अधिगम से विकास होता है, और आपके लेव अगस्की बोलते हैं कि विकास से अधिगम होता है। नहीं सॉरी, जीन प्याजे बोलते हैं विकास होगा तब जाके अधिगम होगा, और मतलब विकास मतलब डेवलपमेंट से लर्निंग होगा, और आपके लेव अगस्की बोलते हैं कि नहीं, पहले अधिगम होगा साथ साथ में विकास होगा। तो एक्चुअली जीन प्याजे ने अपनी अवधारणा में बोला है कि 4 स्टेजेस होते हैं। जैसे जैसे बच्चा उस स्टेजेस में आएगा मतलब कि डेवलपमेंट होगा, तो फिर लर्निंग होगी। लेकिन आपके लेवस्की बोलते हैं कि समाज है, संस्कृति है और भाषा है, इसके सम्मिश्रण से मतलब इसके अधिगम से विकास होगा। बच्चा अपनी सोच डेवलप करेगा, जैसे भाषा के प्रभाव में आएगा, जैसे संस्कृति के प्रभाव में आएगा, और जैसे समाज के प्रभाव में आएगा, तो वैसे उसका विकास होगा। तो हाँ ये सही है, और अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन ये दोनों की सही व्याख्या नहीं है। एक है खोज अधिगम के बारे में बात कर रहा है जहाँ पे विद्यार्थी को जानकारी प्राप्त करने उन्मुख होते हैं, और दूसरा ये बोल रहा है कि प्याजे और वैगोस्की में भाषा के विकास पर मतलब दोनों में भिन्नता है। तो इन दोनों का आपस में कोई समझौता नहीं है। तो आंसर चला जाएगा 23 का 4। दोनों सही हैं, पर आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती हैं। बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती है। ठीक है, मान लेते हैं सही है। कंसिडरेबल वेरिएशन एग्जिस्ट इन डेवलपमेंटल रेट्स अमंग चिल्ड्रन। हो सकता है कि बहुत तेज लंबा हो गया कोई, किसी की आवाज़ बहुत पतली है लेकिन अचानक बाद में भारी होती है, कोई जल्दी मैच्योर हो जाता है, कोई अभी भी बचपना दिखाता है। तो बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती हैं। आर इसका रीज़न बोलता है विकासात्मक अंतर आनुवांशिक और अनुभवात्मक विविधताएं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। क्या लिखा है? डेवलपमेंटल डिफरेंसेस आर एन इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन ऑफ जेनेटिक एंड एक्सपेरिमेंटल वेरिएशंस। सही है। मतलब विकास कैसे होता है, या जो व्यक्तित्व का कैसे बनता है, वो आनुवंशिकी और जो आपका वातावरण का एक जटिल अंतःक्रिया है। मतलब इट्स अ कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन, अन्योन्य क्रिया है। तो ये सही है। बच्चों के बीच विकासात्मक दर में काफ़ी भिन्नता मौजूद होती है, ये भी सही है। तो कारण उसको जस्टिफाई कर रहा है, क्यों अंतर होता है, क्योंकि वो अलग अलग हेरिडिटी से आए हैं, अलग अलग फैमिली से आए हैं, इसलिए उनके जीन्स अलग अलग हैं। ये हेरिडिटी की बात हो गई। दूसरा, वो कौन से घर से आ रहे हैं, उनको पोषण क्या मिल रहा है, वो उनकी लर्निंग एबिलिटी उससे डिफर कर जाएगी। कौन जल्दी ग्रो करेगा, उसके बॉडी मसल्स कैसे ग्रो करेंगे, वो इंटेलेक्चुअली कितना ग्रो करेगा, एकेडमिकली कितना अच्छा करेगा। तो ये फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि उसके हेरिडिटी और उसके इन्वायरमेंट अलग अलग है। तो
ए एंड आर ट्रू, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। भाई बहन के रिश्ते माता पिता और साथियों के साथ समाज संबंधों से भिन्न होते हैं। भाई बहन के रिश्ते, हाँ ऑब्वियसली सारे रिश्ते जो होते हैं उनमें थोड़ी बहुत तो विविधता होती है, ऐसा नहीं कि सारे रिश्ते सेम होते हैं। सभी माता पिता के साथ हम अलग तरीके से व्यवहार करते हैं, अपने दोस्तों के साथ अलग व्यवहार करते हैं, भाई बहन के साथ अलग व्यवहार करते हैं। और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, सही बात है। जब हम छोटे होते हैं तो अपने भाई बहनों के साथ ही खेलते हैं। केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केवल वाले जो ऑप्शन होते हैं वो उतने अच्छे नहीं होते। हम आगे बढ़ते हैं। भाई बहन के रिश्ते, थर्ड है कि सामाजिकरण में अधिक भूमिका नहीं है, ये गलत है पूरी तरह। क्योंकि माता पिता के बाद हम सबसे ज़्यादा बाल्यावस्था में किसी के साथ हम अपनी बातें शेयर करते हैं तो अपने बड़े भाई या छोटी बहन या बड़ी बहन या छोटा भाई, उनके साथ ही हम ज़्यादा समय बिताते हैं, उनके साथ खेलते हैं। या कोई उसको पढ़ा रहा है, कोई उसको नहला रहा है, धुला रहा है, तैयार कर रहा है, या साथ में स्कूल जा रहे हैं, टिफिन शेयर कर रहे हैं। तो ये तो है। फोर्थ है, माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के समान है और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाते हैं लेकिन समान नहीं है माता पिता और साथियों के जैसा। माता पिता के साथ हम दूसरे तरीके से पेश आते हैं और अपने इक्वल फ्रेंड्स के साथ हम दूसरे तरीके से व्यवहार करते हैं। लेकिन भाई बहन के जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी एक खास है और इन दोनों से अलग है। तो ऑप्शन ए फर्स्ट जो है वो सही है। माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 25 का फर्स्ट। 26 है, महारत निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या है। तो ये ऑप्शन ये बहुत इजी है समझने में। मास्टरी गोल्स ये होते हैं कि उस मतलब जैसे 10 आउट ऑफ 10 लाना होता है, वो परफॉर्मेंस गोल है। मास्टरी गोल होता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता उसके 10 आउट ऑफ 10 आते हैं कि नहीं, उसको हर चीज़ उस सब्जेक्ट के बारे में पता होगा। उसको आउट परफॉर्म करने के लिए या कोई मेडल जीतने के लिए या फर्स्ट आने के लिए या मेरिट होल्डर बनने के लिए मतलब कोई खास उसका ध्यान नहीं है। उसको अपने सब्जेक्ट में मास्टरी करना है, मतलब उसको इतना अच्छे से आना चाहिए वो सब्जेक्ट की उस मतलब उसको हर कुछ पता हो, उसको किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। तो मास्टरी गोल से होता है कि जो उस फील्ड में सर्वश्रेष्ठ करना चाहता है पर उसका किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। महारत लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होते हैं, गलत है पूरी तरह से। महारत लक्ष्य दूसरों के अनुमोदन प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं, ये भी गलत है। ये परफॉर्मेंस गोल से, जैसे हम परफॉर्म करेंगे तो हमें माता पिता क्या देंगे, हमको गाड़ी दिलवा देंगे या कार दिलवा देंगे या मोबाइल फ़ोन दिलवा देंगे, या हमको एक अच्छा वैकेशन प्लानिंग मिलेगा, या हमको कुछ रेम्यूनरेशन मिलेगा, कुछ गिफ्ट्स मिलेंगे, या कुछ भी हमने एक बिजनेस डील करके रखी है। तो हम अनुमोदन प्राप्त करने के लिए ज़्यादातर परफॉर्मेंस प्रदर्शन लक्ष्य उसके लिए बनाते हैं। तो सेकंड वाला भी गलत हो गया। महारत लक्ष्य में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान दिया जाता है, ये भी गलत है। चौथा हो सही है, महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करता जाऊं, मुझे जो चीज़ आती है उसमें मैं अपना समय दूं और मैं अपने आप को ही तराशूं और निखारूं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर काम करूं ताकि मुझे जो चीज़ आती है उसमें मैं बेहतर हो सकूं। जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। ज़्यादातर हम में से जो स्टूडेंट्स होंगे वो प्रदर्शन लक्ष्य को लेके ही आगे बढ़ते हैं। बहुत ही ऐसे गिने चुने या रेयर पर्सन होते हैं जो महारत लक्ष्य रखते हैं और सच में वो आउट परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनका कभी किसी से कोई कंपटीशन जैसा नहीं रहता। तो ऐसे बहुत रेयर लोग होते हैं। आगे बढ़ते हैं। 27th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की सिद्धांत की सीमा है। विच इज द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ प्याजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखते हैं। वह संज्ञानात्मक विकास की भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देता है। जीन पियाजे कभी भाषा के ऊपर नहीं बोलते, भाषा के बारे में बोलते हैं लेव वाइगॉस्की, भाषा, संस्कृति और समाज।
इंग्लिश में बोले तो सोसाइटी, कल्चर एंड लैंग्वेज। सेकंड है वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका को ध्यान में नहीं रखता है। तो ये बहुत सही ऑप्शन लग रहा है। जैविक कारक के मतलब जेनेटिक फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर, मतलब माता पिता के थ्रू, जो जीन्स के थ्रू, हेरिडिटी के थ्रू जो हमें मिला है, जिन प्याजे वो नहीं मानते हैं। आगे बढ़ते हैं, वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। सही बात है। और चौथा है वह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखता है। अच्छा, तो अब इसमें से चुनना, क्योंकि ये टफ कर दिया है ऑप्शंस को। वह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अध्ययन बल देते हैं, ये तो नहीं देते। वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका को ध्यान में रखता है, ये ठीक है। वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है, ये भी ठीक है। और वह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखता है। व्यक्तिगत भिन्नताएं तो नहीं आएगा, व्यक्तिगत भिन्नताएं काफ़ी लेट में आती है, ये भी उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। फर्स्ट भी उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। सेकंड और थर्ड बचा, एक बार और पढ़ते हैं। डज नॉट अकाउंट फॉर द रोल ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इट डज नॉट अकाउंट फॉर द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कल्चरल एंड सोशल, इसके ऑप्शंस एक बार चेक करने पड़ेंगे, पर फर्स्ट सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है उसके साथ जाएंगे। एक बार आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके आंसर मेरे पास इसके आंसर की भी है, लास्ट में इसको चेक करेंगे कि 27th का ऑप्शन क्या दिया है। आगे बढ़ते हैं। 28, प्याज, फिर से जिन प्याजे के से क्वेश्चन है। जिन प्याजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं। पहला, दुनिया में भिन्न विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न है। अकॉर्डिंग टू प्याजे द 4 क्वालिटेटिवली डिफरेंट स्टेजेस। तो इन्होंने 4 भागों में बांटा है। पहले बाल्यावस्था काल, शैशवावस्था, फिर पूर्व बाल्यावस्था, फिर मध्य बाल्यावस्था, फिर उत्तर बाल्यावस्था, ऐसा करके मतलब 4 इनका डिवीजन है। तो दुनिया में विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती है, भिन्न नहीं होती है। बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर करती नहीं करती है, क्योंकि बच्चे बड़े होंगे तो उन्हीं सभी स्तरों से होकर गुजरेंगे। बच्चों के विकास और सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है। रिप्रेजेंट यूनिवर्सल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये बहुत उपयुक्त आंसर है इसका। उदाहरण देकर समझाती है कि बच्चों का मन लघु वयस्क मन होता है। रिप्रेजेंट यूनिवर्सल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, 28 का 3 होना चाहिए। बच्चों के प्याजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है। 28 का 3। 29 देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की का मानना है कि विकास विकास जो है प्रकृति में असंतत है, सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है, सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है, अनुवांशिक प्रोग्राम। हम लेव वाइगोत्स्की जहाँ पे है वहाँ पे हमेशा समाज, संस्कृति और भाषा, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज को ढूंढिए। ऑप्शन नंबर 3 जाना चाहिए, सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। लेव वाइगोत्स्की होंगे वो हमेशा यही बोलेंगे कि जो भी डेवलपमेंट होगा वो भाषा के संपर्क, भाषा का संपर्क होता है बच्चों का माँ के साथ सबसे पहले, इसीलिए मदर टंग हम पहले सबसे पहले सीखते हैं। उसके बाद बच्चा सीखता है, भाषा सीख लिया, फिर उसके बाद समाज, समाज मतलब समाज का सबसे न्यूक्लियर फॉर्म होता है फैमिली, तो फैमिली इंट्रैक्शन होता है सबसे पहले। फिर धीरे धीरे उसका विकास होता है, पहले माँ से थोड़ा, माँ के थ्रू बच्चे का थोड़ा विकास होता है, फिर फैमिली के थ्रू बच्चे का थोड़ा विकास होता है, फिर संस्कृति के थ्रू होता है, और फिर समाज के बड़े हिस्से जैसे कि स्कूल एक सामाजिकरण का हिस्सा है, वहाँ से उसका विकास होता है। तो लेवा उसके सीधा सामाजिक संपर्क को महत्व देते हैं। 29 का 3। 30वां है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, प्रत्येक वर्ष लता जो कक्षा 7 की शिक्षिका है, उनके करियर में उनके क्षेत्रों में कैरियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। बहुत अच्छा है ये। स्टीरियोटाइप, जेंडर स्टीरियोटाइप को तोड़ने के लिए है। हम जनरली मानते हैं कि गणित में लड़के अच्छे होते हैं और जो नर्स जो ऑक्यूपेशन है उसमें लड़कियां अच्छी होती है, तो यहाँ पे महिला अच्छी होती है। एक पुरुष जो कि नर्स है और महिला जो कि गणित प्रोफेसर है, उसके बारे में एक अभिकथन दिया गया है। कारण है लैंगिक या जेंडर अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। जेंडर डिफरेंसेस
आर इनेट एंड नॉट एक्वायर्ड थ्रू सोसाइटी। तो हम इंग्लिश में एक लाइन पढ़ते हैं, जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट वेयर सेक्स इज अ बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। तो जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, ये मेल है ये फीमेल है। तो मेल कैसे बोला गया है कि मेल के ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये मेल करेगा ये फीमेल करेगी। तो ये मतलब समाज के एक दायरे के अनुसार ये हम उन विविधताओं को मानते हैं, उन नियमों को मानते हैं कि एक मेल इस तरीके से गवर्न करेगा, एक फीमेल इस तरह गवर्न करेगी। तो लैंगिक जो अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिकृत नहीं है, पूरी तरह गलत है। पहला जो है सही है, सही बात है, अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चों को भी ये समझ में आए कि एक जो बालिका है वो भी जाके गणित की प्रोफेसर बन सकती है, और एक जो लड़का है वो भी आगे जाके नर्स के प्रोफेशन में जा सकता है। तो इससे क्या होगा कि जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स है, मतलब लैंगिक रूढ़िवादिता, वो खत्म होगी। तो ए तो सही है, पर आर गलत है। तो 30 का 1। तो एक बार इसके आंसर की से मिला लेते हैं, यहाँ पे आंसर की भी ओपन की हुई है मैंने। इसका ये सेट एफ है, तो एफ का 30 का 1 है, 29 का 3 और 28 का 3 है। 29 का 3 सही है और 28 का 3 है। तो ये वाला जहाँ पे मेरे को डाउट आ रहा था, जो प्याजे वाला था, प्याजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं बच्चों के, ये तो सही है। ये वाला 27 देखना था ना आपने को, 27 का देखना था। 27 का क्या दिया, 27 का भी 3 दिया है। तो हमने क्या दिया था, बायोलॉजिकल वाला दिया था, जैविक कारक। इसका आंसर चेंज हो जाएगा, इसका आंसर है 3। निम्नलिखित में से कौन सी प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है? वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता। सही बात है। इसको मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि लेव वाइगॉस्की जो है वो सामाजिकता या संस्कृति या भाषा को ज़्यादा महत्व देते हैं, और पर प्याजे इनको महत्व नहीं देते हैं। तो ये प्याजे, जीन प्याजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है। तो ऐसे रिलेट करके समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को कि जो लेव वाइगॉस्की का जो प्लस पॉइंट है वहाँ पे प्याजे नेगेटिव है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आप इसको वीडियो को देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कुछ कमेंट कीजिए। अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो मुझे फर्दर सी टेट के CDP सेक्शन पे वीडियोस, और मैं सोच रहा हूँ कि आगे और 2024 के सेट उठाऊँ, 2024 के क्वेश्चंस आपको करा दूँ। आप इसको देख ले ताकि आने आपके 15 तारीख को जो पेपर है उसमें CDP आपके हो जाएंगे। इस 30 क्वेश्चन, ऐसे 30 क्वेश्चन आप कर लेंगे, और आगे जो आपके हिंदी में भी 15 क्वेश्चन CDP के होते हैं, इंग्लिश में भी 15 क्वेश्चन CDP होते हैं, साइंस में या सोशल साइंस में या मैथ में, अगर मैथ है तो साइंस लेंगे तो साइंस मैथ में 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और सोशल साइंस में भी 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो टोटल CDP 80 क्वेश्चन मिलते हैं। उसमें से थोड़े बहुत सब्जेक्टिव CDP भी होते हैं, जो कि सब हिंदी, इंग्लिश और सोशल साइंस और साइंस मैथ्स हैं। बट अगर जनरली माने तो 60 क्वेश्चन आपको CDP के मिलते हैं, जो कि अगर आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा है CDP में तो आपके 60 नंबर तो पक जाते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आए, इसलिए मैं CDP पे ही वीडियो डाल रहा हूँ। ऐसे थोड़ी फ्रीक्वेंसी कम है वीडियो डालने की, पर आप देखिए, आप देख के बताइए कैसा आपको लगा, एक्सप्लेनेशन कैसे लगे, और फिर आगे फर्दर वीडियोस आएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।